द सोशल एक्सप्रेस। तो जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए घर बैठे पढ़ाई का इनिशिएटिव शुरू किए हैं, जिसमें आप घर बैठे सारी की सारी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसी सीरीज़ में हम आपको स्टैंडर्ड 10th के फिज़िक्स को पढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और आइए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फिज़िक्स का सेशन। जैसा कि आपको पता है, हम लोग फिज़िक्स के लेक्चर्स ले रहे हैं। ठीक है, फिज़िक्स में किस चैप्टर के लेक्चर्स ले रहे हैं? हम लोग ले रहे हैं लाइट चैप्टर के लेक्चर्स। किसके? लाइट के लेक्चर्स। और ये हमारा लेक्चर नंबर कितना है? ये हमारा है लेक्चर नंबर 5। ठीक है, लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर याद रखना थोड़ी ज़रूरी बात हो जाती है, क्योंकि हमने जो भी पढ़ाया है वो सारे के सारे हमारे लेक्चर्स इन नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। और अगर आपने अभी पहले के 4 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप उसको देख लीजिएगा। और अगर आपने देख लिया है तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर का पॉइंट। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, हमने कवर कर चुका है, हमने एक पॉइंट तक हम आ गए थे, स्फेरिकल मिरर तक। ठीक है, तो आज का हमारा जो पॉइंट है वो है सम टर्म्स रिलेटेड टू, जैसा कि मैंने उस दिन बताया भी था, उसी को हम आज आगे बढ़ेंगे। वो वाला है सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। जो हमारे स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ये टर्म्स हैं और ये क्या क्या कहते हैं, तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे सामने टर्म आ रहा है, जो हमारे बुक में दिया है, वो है पोल। ठीक है, किसी भी स्फेरिकल मिरर का पोल क्या होता है? तो एक बात याद रखिएगा, अगर कोई मिरर हो गया, स्फेरिकल मिरर ऐसा ही होगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि उसकी रिफ्लेक्टिव सरफेस कौन सी है। अगर ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिव है तो इस साइड का कलर्ड वर्जन होगा, और अगर ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिव है तो इस साइड का वर्जन कलर्ड होगा, ऐसे करके। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि किसी भी स्फेरिकल मिरर में जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है ना, उसके सेंटर को पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके सेंटर को पोल कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा? इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? तो कहेंगे किसी स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिव सरफेस, जैसे फॉर एग्जांपल हम उसको ही रिफ्लेक्टिव बनाते हैं, तो इसका पोल ये हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव सरफेस के सेंटर को पोल कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इसको देख लिया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम तो बची नहीं होगी। पोल को हमेशा P से डिनोट करते हैं। अगला जो हमारा टर्म है, सेकंड जो पॉइंट है, वो है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो आइए इसके बारे में देखते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। कि जो भी स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर से काटा गया होता है, उस स्फेयर के सेंटर को ही स्फेरिकल मिरर का सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर जिस गोले का भाग होता है उसी के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। कर्वेचर कहते हैं।
अब हिंदी में इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जो थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, उसको अटपटा रहने दीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ इसका वाला क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा हो गया एक स्फीयर, ठीक है, गोल, कांच का गोला, और इसका ये सेंटर है, और हमने क्या किया, इतना दूर मिरर हमने इसमें से काट लिया। तो इस गोले का जो हमारा क्या है, सेंटर हुआ, वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पूरे के पूरे मिरर का सेंटर बन जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारे मिरर का सेंटर बन जाएगा। तो इस मिरर का भी सेंटर इसी आर्क से ना मिरर बना है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे, एक नया टर्म दे देते हैं कुछ लोग कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो भाई जो पूरे गोले का रेडियस है वही तो इस मिरर का भी रेडियस है, ठीक है। तो इसके लिए हम दो डेफिनेशन नहीं लिखवाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर जिस गोले का भाग है उसी के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। कि रेडियस, ये झुकाव का रेडियस कितना है, तो झुकाव का रेडियस इतना है, तो उसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, दो टर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है क्या? होगी तो पूछ लेना। और मैं देख रहा हूँ आप लोग पूछ नहीं रहे हो, सिर्फ उतार के भेज दे रहे हो, इसका मतलब लगता है कि पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। भाई थर्ड पॉइंट की तरफ हम आते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा बहुत बढ़िया, थर्ड पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस, चलो, या जो लाइन मैंने खींची है ना, इसी को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसको दो टर्म में आप समझ लो। देखो, इसका बस एक ही डेफिनेशन है, इसको सी से, हाँ ये बता रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट करते हैं और उसको पी से डिनोट करते हैं। इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियसली हो ही नहीं सकती, इसी प्रॉब्लम के लिए थोड़े बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हमारा क्लियर हुआ। अब इसी में आप यहाँ से देख सकते हो कि वह स्ट्रेट लाइन जो सेंटर को पोल से जोड़ती है, सेंटर को पोल से जोड़ती है, पोल से जोड़ती है, वही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। यानी कि ये वाली लाइन हमारी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। अब कुछ लोग कहते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस छोटी नहीं होती, प्रिंसिपल एक्सिस लंबी खींच सकते हो आप। तो भाई क्या फ़र्क पड़ता है, सेंटर और पोल को जोड़ने वाली लाइन होनी चाहिए। लाइन सेगमेंट तो इसने नहीं कहा है, क्या कहा है? स्ट्रेट लाइन का है। लाइन सेगमेंट का है क्या? नहीं ना। चलो, कोई प्रॉब्लम इसमें? अभी आगे आते हैं। अभी अपना अगला टर्म है, वाह, अभी अपना अगला टर्म आया तो है, इस पे थोड़ा फोकस करना। क्यों? क्योंकि ये क्या है? फोकस है, फोकस। अब फोकस क्या होता है? फोकस के लिए एक बात कही जाती है कि प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट जहाँ इन्फिनिटी की इमेज बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे फोकस कहते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस पर इन्फिनिटी के दूसरे पॉइंट से बनने वाले को एक डबल फोकस कहते हैं, ठीक है। इसके दो फोकस होते हैं, उसको हमको नहीं पढ़ना है, बस फोकस की हमें कॉमन डेफिनेशन बता देते हैं कि हाँ, फोकस का क्या होता है कि जब इन्फिनिटी की इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पर बनती है, पर एक्सिस पर बनती है तो उसे फोकस कहते हैं, ठीक है, उसे फोकस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी पर कोई चीज़ रखी है और उसका इमेज कहाँ बन रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस की एक जगह पर, तो उसको हम लोग फोकस कहते हैं। इसके लिए क्या कहाँ जगह है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि जगह कहाँ बची है। जगह तो वैसे बची नहीं है, लेकिन फिर भी इसको समझा देते हैं थोड़ा सा यहीं एडजस्ट करके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा मिरर हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, पोल हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया, इसको हमने मिला दिया, ठीक है।
ये सेंटर हो गया। अब यहाँ से बोल रहा है कि बहुत दूर इन्फिनिटी से लाइन आ रही है, ठीक है, इन्फिनिटी से लाइट की रेज आ रही हैं और आकर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जिस पॉइंट पर मिलेंगी ना, उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, उसी पॉइंट को फोकस कहते हैं, उसी पॉइंट को फोकस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। लेकिन फोकस को सिर्फ इसी बात से डिनोट नहीं कर सकते। फोकस के लिए आप ये कह सकते हो कि फोकस का पॉइंट हो गया ये। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना। अब इसमें अगला टर्म आएगा, ठीक है। तो अगले टर्म की तरफ चलते हैं। उससे पहले थोड़ा मिटा लिया जाए, क्योंकि बिना मिटाए तो भाई लिख ही नहीं पाएंगे। दिखा है ये वाला ना, हाँ हम मान लेते हैं कि दिखा है। नहीं भी दिखा होगा तो कोई बात नहीं। वाह बहुत बढ़िया। चलिए हाँ अब जैसा कि आपको पता है, आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, जैसे सेंटर होता है उसी की एक दूरी होती है जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप रेडियस ऑफ कर्वेचर के तौर पर पढ़े। वैसे ही अगर एक फोकस एक पॉइंट है, जैसे सेंटर एक पॉइंट था तो उसकी सेंटर से मिरर की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। वैसे ही फोकस एक पॉइंट है तो फोकस से मिरर की दूरी को क्या कहेंगे? हाँ बताओ, फोकस से मिरर की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस से मिरर की दूरी को कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ठीक है, ठीक है। ये हमारा अगला टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इसको हम थोड़ा सा देख ही लेते हैं कि फोकल लेंथ क्या होता है। फोकल लेंथ क्या होता है, तो बस इतना देख लीजिए। इसको क्या कहेंगे कि बस इसको यही कहेंगे कि पोल से फोकस की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। व्हाट इज फोकल लेंथ? ये देखो, ये रहा हमारा पोल, ये रहा हमारा सेंटर, इसको ऐसे मिला दिया तो ये पोल हो गया और इसके बीच की ये फोकस हो गई। तो इस फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को स्मॉल f से डिनोट करते हैं और यही हमारा फोकल लेंथ होता है। अब एक बात याद रखिएगा, फोकल लेंथ हमेशा सेंटर के रेडियस की आधी होती है। यानी कि फोकल लेंथ के लिए कह सकते हैं f इज इक्वल टू स्मॉल f इज इक्वल टू r/2। ये हमेशा ही होता है। इस रेडियस का आधा फोकल लेंथ होता है, इस रेडियस का आधा फोकल लेंथ होता है, ठीक है। इतना तो समझ ही गए होंगे। अब हमारे सामने बहुत ही बढ़िया एक टर्म आया है जिसका नाम क्या है, जो आप शायद नहीं सुने होंगे, जो अब पहली बार मिलेगा, जिसका नाम है पैराक्सियल रेज। पैराक्सियल रेज ये क्या होता है? आपने पढ़ा लाइट इधर से आके टकरा के इधर चली जाती है, इधर से आके टकरा के इधर चली जाती है, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जो लाइट ऐसे निकलती है, हाँ, जो लाइट एकदम प्राइमरी एक्सिस के पास से गुजरती है, उसको क्या नाम देते हैं? हाँ, उसको नाम देते हैं पैराक्सियल रेज। यानी वैसी रेज जो पोल के पास से गुजरती है। पोल के पास मतलब ये पोल हुआ ना, ऐसे गुजर गई, ऐसे गुजर गई, ऐसे गुजर गई, तो इसको नाम क्या देंगे? पैराक्सियल रेज। वैसी रेज जो पोल के पास से गुजरती है उसे पैराक्सियल रेज कहते हैं। पैराक्सियल रेज कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं रही? कोई प्रॉब्लम रहनी भी नहीं चाहिए इतने देर में, तो भाई रहने प्रॉब्लम के लिए ही कर रहे हैं क्या? 7th
और बहुत बढ़िया टर्म, हमारा अगला टर्म है, अगले टर्म का नाम है अपर्चर। याद रखना, अपर्चर, अपर्चर, अपर्चर। ठीक है, अपर्चर क्या होता है? किसी भी स्फेरिकल मिरर में जितने दूर के एरिया में वो लाइट को एक्सेप्ट कर सकता है ना, उसको उसका अपर्चर कहते हैं। जैसे इस वाले मिरर में ये क्या है, ये उसका अपर्चर है। इस वाले मिरर में ये उसका अपर्चर है। अगर फॉर एग्जांपल मिरर ये वाला है तो इसमें इतना दूर का इलाका उसका अपर्चर है, इतना दूर का इलाका उसका अपर्चर है। ठीक है, अपर्चर समझ में आया? अपर्चर का मतलब होता है कि ज़्यादातर गोला जो सर्कुलर होता है और उसके व्यास को मतलब ढंग से समझ लें तो उसी को अपर्चर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो एज होता है, किसी भी स्फेरिकल मिरर का एज होता है वो मैक्सिमम सर्कुलर ही होता है। और इसी सर्कुलर कॉर्नर से अगर हम क्या करें, डायमीटर को, इस सर्कुलर सेंटर से डायमीटर तक को क्या कहते हैं, उसी को हम नाम देते हैं क्या, यही हमारा अपर्चर। ठीक है, तो क्या कहेंगे, किसी स्फेरिकल मिरर किसी स्फेरिकल मिरर की चौड़ाई, सिंपल टर्म में बोले तो चौड़ाई को अपर्चर कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। किसी स्फेरिकल मिरर की चौड़ाई को अपर्चर कहते हैं। ठीक है, अपर्चर समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही होगी, है क्या है? अपर्चर क्या होती है, समझ में आया ना? इतने टर्म समझ में आए भाई, टर्म समझाने में ही लग गया टाइम अच्छा खासा। टर्म समझ में आए कि नहीं आए? उतार लिए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया उतार लिया है आपने। थोड़ा सा हम सेट कर दें इसको। हाँ चलो, बहुत बढ़िया हो गया है। अब आइए हम आते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, जिसमें क्या नाम है, जो है इमेज फॉर्मेशन। क्या है? इमेज फॉर्मेशन। मज़ा तो अब आएगा क्योंकि यहीं से तो हमारे न्यूमेरिकल्स निकलेंगे। इसके बाद वाले टॉपिक से हम न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट करेंगे। और जो न्यूमेरिकल है एक एक न्यूमेरिकल पूछो मत। लेक्चर अलग होंगे, लेक्चर अलग चलेंगे और न्यूमेरिकल्स का सेक्शन अलग चलेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होने नहीं देंगे, कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की नहीं होने देंगे। चलो चलो, सबसे पहले कौन सा मिरर उठाएं? सबसे पहले कौन सा मिरर उठाएं? हाँ चलो, कनकेव मिरर ही उठाते हैं और उसके हिसाब से इमेज फॉर्मेशन करनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर उठाते हैं। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। मैं क्या कर रहा हूँ, फ्री हैंड स्केच कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? फ्री हैंड स्केच कर रहा हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, आपको फ्री हैंड स्केच नहीं करना है, आपको पूरा मतलब अपार्टस यूज़ करना है। ठीक है, अपार्टस यूज़ करके बनाना है। सबसे पहले कॉनकेव मिरर में एक पोजीशन होती है जिसका नाम क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट बहुत 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 दूर है, उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है, तो उसके लिए हम कौन से वाले प्रोसेस का यूज़ करेंगे। और सबसे पहले एक मिरर बनाओ। ठीक है, सबसे पहले एक मिरर बनाओ। तो हम मिरर बनाते हैं भाई सबसे पहले। चलो, हाँ बन गया मिरर। सबसे पहले हमने एक मिरर ड्रॉ कर दिया।
अब हमने इसका, अब हम चलो अब हम आते हैं इसका सेंटर ढूंढते हैं। इसका सेंटर रहा ये, इसका सेंटर रहा ये, और मिरर का एक पोल डिसाइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जब भी मिरर देखोगे ना तो मिरर की लेंथ के अकॉर्डिंग एक पोल आपको मिल जाएगा, ठीक है, पोल मिल गया। अब इस पोल से इस मिरर को के लाइन को जोड़ेंगे और एक प्राइमरी एक्सिस बनाएंगे, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, है ना, बनाना तो पड़ेगा ही। कुछ चीज़ों समझते रहेंगे, कुछ चीज़ों के लिए समझेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हम मिला देते हैं। आइए, ये रहा कुछ ऐसे मिल गया। ये वाला पार्ट हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिव नहीं है, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया हमारा सेंटर, ये वाला पार्ट हो गया हमारा पोल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी आपने देखा कि रेज कहाँ से आ रही हैं, इन्फिनिटी से, यानी रेज क्या आएंगी, हमेशा पैरेलल आएंगी। रेज जब इन्फिनिटी से आएगी तो उस रे को टकराने की जरूरत ही नहीं है, वो तो कहाँ से आ रही है कहीं पता ही नहीं है। अगर बीच में कहीं टकरा गई होती तो इमेज वहीं बन जाता, लेकिन रे क्या आ रही है, कहीं दूर से आ रही है, बहुत दूर से, तो इमेज क्या बनेगी। सबसे पहले रेज को हम क्या कर लेते हैं, ड्रॉ करते हैं। इन्फिनिटी से आ रही रे है, ये एक रे आई इन्फिनिटी से, और दूसरी रे यहाँ पे रख लेते हैं, ये दूसरी रे आई इन्फिनिटी से, आई इन्फिनिटी से। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, कहीं ना कहीं तो मिलेगी भाई, मिलेगी ना। इसको आप एक परफेक्ट एंगल लोगे ना तो एक फोकस आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, फोकस मिल जाएगा। आप रिफ्लेक्ट कराओगे तो कहाँ पे मिलेंगी, हमेशा फोकस पे मिलेंगी। कहाँ पे मिलेंगी, फोकस पे, ठीक है। तो इमेज के बारे में आपको पता चल गया। अब ये हुआ हमारा एक सिस्टम, ठीक है, ये हमारा एक सिस्टम होगा। कोई प्रॉब्लम इसमें, इसमें तो नहीं रही। अब इस इमेज के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि हाँ, ये इमेज क्या क्या बनेगी। ये तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ठीक है। अब ये इमेज बनी कैसे है, तो इस इमेज के बारे में बात करें। ये इमेज कितनी बड़ी थी, इसका साइज़ आपको पता नहीं है, और इमेज का कितनी छोटी बनी है, इसका साइज़ आपको पता है। हाँ, बहुत ही छोटी बनी है, मिरर के इसी साइड बनी है, तो इसके बारे में सब पता फटाफट लिख लेते हैं कि हाँ, ये क्या क्या बनी है, कैसे कैसे बनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो इमेज के बारे में क्या होगा, इमेज विल बी then image will be real, A number real, B number inverted मतलब उल्टा। जैसे इमेज, जैसे ये ऑब्जेक्ट हुआ ना तो इसकी इमेज ऐसे बनेगी, ये ऑब्जेक्ट था तो इसकी इमेज ऐसे, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड। और उसके बाद क्या बनेगी, वेरी 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 स्मॉल, वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटा, बहुत ज़्यादा छोटी इमेज बनी है कि नहीं बनी है। तो ये था हमारा पहला केस सिनेरियो, ठीक है, ये हमारा पहला केस सिनेरियो था। अब आइए नेक्स्ट केस सिनेरियो की तरफ चलते हैं, क्योंकि चीज़ें तो यही रहेंगी, बस थोड़ा थोड़ा हमें चेंज करना होगा। और वो थोड़े थोड़े चेंज क्या क्या हैं, तो भाई यही थोड़े मोड़े चेंज है, बस ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। हमें फोकस मिल गया तो फोकस को अब रहने देते हैं, मिल गया ना फोकस, तो फोकस को रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला, हाँ, इमेज कहाँ पे था, ये रहा हमारा F, बहुत बढ़िया। अब इमेज यहाँ से इन्फिनिटी से चलकर कहाँ आ गई है, यहाँ पर आ गई है, इन्फिनिटी पे थी, यहाँ पर आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पर आ गई है तो नेक्स्ट इमेज क्या बनेगी हमारी, नेक्स्ट इमेज बनेगी एन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर, ठीक है। ये रहा इन्फिनिटी, इधर का सब इन्फिनिटी, और ये क्या रहा, सेंटर, ठीक है। तो इन्फिनिटी और सेंटर के बीच हमारी इमेज कैसी बनेगी वो देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो इन्फिनिटी और सेंटर के बीच की इमेज कैसे बनेगी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रखते हैं, हाँ, एक रखते हैं, मतलब इमेज रखते हैं, एक मत रख देना नहीं तो प्रॉब्लम ही हो जाएगी, ठीक है। तो इमेज अभी कहाँ बनी थी, यहाँ। जैसे जैसे इमेज इधर आएगी ना वैसे वैसे ये इधर भागते जाएगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर आते जाएगा वैसे वैसे इमेज भागते जाएगी, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, यहाँ रखते हैं, सॉरी स्ट्रेट लाइन बन जा,
ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखते हैं। ये हुआ हमारा ए और बी। यहाँ से हम 2 रेज निकालते हैं। क्या करते हैं? 2 रेज निकालते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले एक रे को तो सीधा गुजार देते हैं। ऑब्वियसली टकरा के फोकस से ही जाएगी। हाँ, जाएगी ना? ऑब्वियसली टकराएगी और कहाँ जाएगी? फोकस से क्रॉस करेगी। दूसरी वाली फोकस से ही गुजरेगी। क्या होगी? हाँ सॉरी, दूसरी वाली क्या होगी? फोकस से ही गुजरेगी। ठीक है, फोकस से क्या होगी? गुजरेगी। ऐसे क्या हुआ? ये गुजर गई और रिफ्लेक्ट होने के बाद देखना कहाँ मिलेगी। सॉरी, रिफ्लेक्ट होने के बाद देखो कहाँ मिल रही है? यहाँ मिल रही है। तो इसका इमेज कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है? इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? यहाँ पर। यानी कि इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ पर। तो इमेज विल बी, या इमेज विल बी क्या होगा? सबसे पहले एक नंबर, इमेज विल बी बिटवीन, कहाँ इसकी पोजीशन बताओ? बिटवीन सेंटर एंड फोकस। बिटवीन सेंटर एंड फोकस, सेंटर और फोकस के बीच। बहुत बढ़िया। दूसरा, इमेज का नेचर बताओ। ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज उल्टी रियल बनी है, यानी मिरर के इसी साइड बनी है, यानी इमेज का फॉर्मेशन क्या हो गया? इमेज रियल बनी है। सी नंबर, इमेज क्या बनी है? उल्टी, तो इन्वर्टेड। डी नंबर, अब ये देखो साइज देखो तो स्मॉल। कोई प्रॉब्लम? इसमें तो प्रॉब्लम नहीं रही है क्या? नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं रही। तो चलो नेक्स्ट वाले टर्म की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाला टर्म क्या है? अब ये यहाँ पर आ गई है, तो अब इसको यहीं पर ना आना बाकी है। नेक्स्ट वाला टर्म में कहाँ पे आएगी? एकदम सेंटर पर। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट वाले टर्म की तरफ। थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको इमेज फॉर्मेशन तो समझ में आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, ये इसीलिए चला रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना बचे। When object is, कहाँ पर? When object is, नेक्स्ट वाला टर्म आ गया हमारा। When object is at center, कहाँ? Object is at center, is at center, यानी ऑब्जेक्ट अब आ चुकी है कहाँ पर? तो एग्जैक्टली सेंटर पर। ले भाई, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा फोकस, ये रहा एक गया और एक ऐसे टकरा के आ गया। ठीक है, एक पोल के पास गया और वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, ये वाला पोजीशनिंग भी कर सकते हो, या ये वाला पोजीशनिंग का मन नहीं कर रहा है तो आप दूसरी वाली पोजीशनिंग ही करते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये पोजीशनिंग में मन नहीं लग रहा होगा। कई बार पोजीशनिंग क्या होती है? बहुत ही मज़ेदार होती है, मज़ा आता है पोजीशनिंग करने में। चलो ठीक है, ये था हमारा पोल, सेंटर, फटाफट मिलाएंगे। ये रहा सेंटर, फोकस। सेंटर पर है हमारी इमेज। ठीक है, सेंटर पर हमारी इमेज। सबसे पहला ये इधर से गुजारते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगा? सबको पता है रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से होकर ही जाएगा, फोकस से होकर गया। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट वाला ये फोकस से जाएगा, कहाँ जाएगा? फोकस से जाएगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहाँ आएगा? रिफ्लेक्ट होने के बाद मैंने थोड़ा इसको उल्टा रिफ्लेक्ट करा दिया और इसके बीच की थोड़ी डिस्टेंस में गड़बड़ी आ गई है, नहीं तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ आता? रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ आता। इसकी मेजरिंग सही नहीं है, नहीं तो क्या होता? ये सही तरीके से कहाँ आती? यहाँ आती, ऐसे। ठीक है, कहाँ आती? यहाँ। और एग्जैक्टली ऐसा फॉर्मेशन इमेज का बनता। कैसा इमेज फॉर्मेशन होता? एग्जैक्टली ऐसा बनता। ठीक है, ये हुआ हमारा ए बी। ठीक है, और ये बनता बी ए। ठीक है, उल्टी इमेज बनती। क्या होती? उल्टी इमेज बनती। तो इमेज एट सेंटर, तो इमेज विल बी एट सेंटर। ठीक है,
इमेज विल बी एट सेंटर। ठीक है, क्या बनती? रियल इन्वर्टेड, लेकिन स्मॉल नहीं, क्या बनती? इक्वल। स्मॉल नहीं, इक्वल। ठीक है, अब आगे की 3 इमेजेस मैं आप लोगों के भरोसे छोड़ रहा हूँ। उन 3 इमेजेस का हाँ मैं लोकेशन बता देता हूँ कि वो 3 इमेजेस कहाँ कहाँ हैं। अब आपको क्या करना है, वो 3 इमेजेस को ड्रॉ करके उसका नेचर लिख के हमको भेजना है। जैसे आप नोट्स भेजते हो ना, फॉरवर्ड करते हो, वैसे ही सारा का सारा भेजना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज अ सेंटर, ये वाला तो हम बता दिए। अब इसकी 3 इमेजेस आपको बनानी है। सबसे पहला ए, मतलब इसके बाद वाला, सॉरी डी, ए बी सी तो बना लिया आपने, डी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर एंड फोकस। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर एंड फोकस। ठीक है, कहाँ? सेंटर और फोकस के बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला सिचुएशन क्या होगा? एक बार में कितनी सिचुएशंस बन सकती हैं? तो हाँ, और ई नंबर, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, और उसके बाद लास्ट वाला बिटवीन फोकस एंड पोल। ये है आपका HW। भाई इमेज फॉर्मेशन पूरा का पूरा बना हुआ हमको चाहिए, बना के भेज दीजिएगा। और हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट मिरर के बारे में, और उसके बाद इस टॉपिक को हम लगभग कंक्लूड कर देंगे और न्यूमेरिकल वाले पॉइंट को टच कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहो और पढ़ते रहो। बाय बाय।